इससे पहले की क्लासेस में हमने जीआरडी की कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया है, उसके जनरल डिस्क्रिप्शंस को कवर कर लिया है, क्लिनिकल फीचर डिस्कस किया है हमने, पैथोजेनेसिटी डिस्कस करी है, क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशंस, यानी अगर जीआरडी की कंडीशन है तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा। तो कॉम्प्लिकेशंस अगर हम बात करें तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस की, यानी अल्दो ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में भी हमने डिस्कस किया कि रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, पर जीआरडी की डिजीज़ के नतीजे में भी रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। सेकंड कंडीशन है स्लाइडिंग हाइटस हर्निया। स्लाइडिंग हाइटस हर्निया जब हम कहते हैं, इसका मतलब है ये वो कंडीशन है जिसमें जो फंडस पार्ट ऑफ द स्टमक होगा वो स्लाइड करके कहाँ चला जाएगा, थोरेसिक पार्ट के अंदर। थोरेसिक पार्ट के अंदर अगर कंटेंट खास तौर से स्टमक का जो फंडल पार्ट है वो जाएगा, यहाँ स्लाइडिंग हो रहा है, कंटेंट जो खास तौर से फंडस ऑफ द स्टमक है वो स्लाइड करके जो एब्डोमिनल कंटेंट है वो बन जा रहा है थोरेसिक कंटेंट। इस तरह की कंडीशंस को भी हम हर्निया बोलते हैं। ये बेसिकली इंटरनल टाइप ऑफ दी हर्निया है, यानी इंटरनल कंपार्टमेंट में एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में स्ट्रक्चर एंटर हो रहा है, इस तरह के हर्निया की कंडीशंस को बोलते हैं इंटरनल हर्निया। तो स्लाइडिंग हर्निया इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ इंटरनल हर्निया। यहाँ हाइटस हर्निया की कंडीशन में या स्लाइडिंग हर्निया या स्लाइडिंग हाइटस हर्निया की कंडीशन में फंडस पार्ट ऑफ द स्टमक होगा वो स्लाइड करके कहाँ चला जाएगा, थोरेसिक पार्ट के अंदर। और ये स्ट्रक्चर कैसे एंटर होगा, जो इसोफिजियल ओपनिंग है डायफ्राम के अंदर वो वाइडन हो जाएगा। वाइडन होने के नतीजे में जो फंडस पार्ट ऑफ द स्टमक होगा वो स्लाइड करके थोरेसिक पार्ट के अंदर चला जाएगा, यानी डायफ्राम की जो ओपनिंग है उससे एंटर होगा और वहाँ से थोरेसिक पार्ट के अंदर एंटर होगा। तो स्लाइडिंग हर्निया एक कॉम्प्लिकेशन है जीआरडी की। स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है लोअर एंड ऑफ इसोफेगस के अंदर। इसोफिजियल शॉर्टनिंग हो सकती है। शॉर्टनिंग क्यों होगी, शॉर्टनिंग होगी ऑल बिकॉज ऑफ यहाँ इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन में वियर एंड टियर होता है। वियर एंड टियर को रिप्लेस करने वाला स्ट्रक्चर है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट का डिपोजिशन जहाँ भी होगा, नॉर्मल स्ट्रेचेबिलिटी जो टिश्यू की होती है वो लॉस हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इसोफेगस की लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्टेंड होगी, ऑल बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस। बैरेट इसोफेगस की कंडीशन देखी जा सकती है। कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है 10% जीआरडी की कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन। अगर जीआरडी की कंडीशन है तो कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, तो उन इन्वेस्टिगेशंस की हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट है बेरियम स्टडी करा सकते हैं। और बेरियम स्टडी हम कैसे कराएंगे, हेड डाउन पोजीशन में। अगर हेड अप पोजीशन में करोगे तो लोअर पार्ट जो जीआईटी का है उसमें ये जाकर डिपॉजिट होगा, वहाँ आप एक्सरे की इमेज जनरेट कर सकते हैं। इसी वजह से बेरियम स्टडी हम करेंगे हेड डाउन पोजीशन में, ताकि स्टमक के अंदर ही डिपॉजिट हो सके बेरियम। बेरियम बेसिकली हम इन्हांसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ कोई अगर डिजीज़ कंडीशन होगी तो वहाँ ओपेसिटी डेवलप हो जाती है, तो बेरियम स्टडी करेंगे। ऑल्दो प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे पास बेहतर इन्वेस्टिगेशन है, तो हम बेरियम स्टडी रिमोट एरियाज़ के अंदर रिजर्व कर सकते हैं। कि रिमोट एरिया जहाँ पे बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, रिमोट एरियाज़ के अंदर है और आपके पास एक्सरे है, एक्सरे की मदद से आपको डायग्नोसिस करनी है, तो बेरियम मील या बेरियम स्टडी कर सकते हैं। तो प्रेजेंट सिनेरियो में आपको चूँकि आप बहुत इजीली फंडोस्कोपी कर सकते हैं या गैस्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, एंडोस्कोपी की फैसिलिटी है, तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अब रह गया है, बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। रिमोट एरियाज़ के अंदर इसको रिजर्व कर सकते हैं, तो बेरियम स्टडी कर सकते हैं हेड डाउन पोजीशन में। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, जो बेहतर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है इन कंडीशन को डायग्नोस करने के, इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी करने का बेनिफिट ये है कि आप इंडोस्कोपी जब करोगे तो ये डिजीज़ तो डायग्नोस होती है, पर इस तरह से जो एसोसिएटेड डिजीज़ जो हो सकती है या इस कंडीशन के साथ साथ जो अदर हिडन कॉज है वो भी आप एक्सक्लूड कर सकते हैं इंडोस्कोपी की मदद से। तो अदर डिजीज़ को एक्सक्लूड कर सकते हैं। ऐसे ही म्यूकोजल इंजरी अगर हुई है तो वो आप इंडोस्कोपी की मदद से विजुलाइज कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। इंडोस्कोपी हम जब भी हम करते हैं तो यहाँ टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, और टेलीस्कोप हम ओरल कैविटी से एंटर करते हैं, वहाँ से हम इसोफेगस में पहुँचेंगे, तो इसोफेगस की जो इनर लाइनिंग है उसको हम देखते हुए जाते हैं। ऐसे ही स्टमक का जो इनर लाइनिंग है वो आप देखते हुए जाते हैं। तो इंडोस्कोपी बेहतर टूल हो सकता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द जीआईटी डिजीज, खासतौर से अपर। तो इसमें अपर जीआईटी इंडोस्कोपी करते हैं, लोअर जीआईटी इंडोस्कोपी करते हैं। तो अगर हम बात करें इंडोस्कोपी में आपको क्लोज विजुअलाइजेशन होता है, अल्दो हम ओपन नहीं कर रहे हैं, पर हम चूँकि इंडोस्कोपिक जो मशीन है जिसको टेलीस्कोप कह रहे हैं उसको एंटर कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ आप मूव करोगे वहाँ वहाँ जो वॉल के अंदर कोई लेजन है, कोई इंजरी है, तो आप इजीली उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम म्यूकोजल अगर इंजरी है उसको देख सकते हैं। कोई रेड इन्फ्लेम्ड एरिया है, खासतौर से अल्सरेशन हो रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है किसके लिए, इसकी कंडीशन में, जीआरडी की कंडीशन में पॉसिबिलिटी है, या उसके कॉम्प्लिकेशन में
रेड इन्फ्लेम्ड एरिया डेवलप हो सकता है, अल्सरेशन हो सकता है, वो भी आप इंडोस्कोपी की मदद से देख सकते हैं। स्लाइडिंग हर्निया है तो वो भी आप देख सकते हैं, ये भी आइडेंटिफाई हो सकता है इंडोस्कोपी की मदद से। ऐसे ही अगर रेच है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो होगा खासतौर से इसोफेजियल जंक्शन से जो एंटर होगा वो भी कर सकते हैं। अगर एसेंड अपवर्ड कर रहा है तो वो भी आप देख सकते हैं। म्यूकोजल बायोप्सी जो थर्ड इन्वेस्टिगेशन जो हम करा सकते हैं, म्यूकोजल बायोप्सी। सपोज करिए जहां आप कार्सिनोमा सस्पेक्ट कर रहे हैं या जहां अल्सरेटिव लेजन है वहां पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कार्सिनोमा की, जैसे हमने जीआरडी की कॉम्प्लिकेशन में डिस्कस किया था, तो यहाँ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ सस्पेक्ट कर रहे हैं या रूटीन में भी आप बायोप्सी करा सकते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि ये कंडीशन सिर्फ जीआरडी की कंडीशन है या कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, कॉम्प्लिकेटेड जीआरडी है या सिंपल जीआरडी की कंडीशन है। तो म्यूकोजल बायोप्सी हम कर सकते हैं, और म्यूकोजल बायोप्सी हम कैसे ले सकते हैं, हम इंडोस्कोपी की मदद से ले सकते हैं। ठीक है, इसोफिजियल मैनोमेट्री कर सकते हैं। इसोफिजियल मैनोमेट्री बेसिकली हमारा मकसद होता है इसोफिजियल जंक्शन पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है उनके प्रेशर को मेज़र करना। ठीक है, इसके अलावा एलियस जो लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर है उसकी फंक्शनिंग कैसी है उसको हमें देखना है। तो इसोफिजियल मैनोमेट्री यानी प्रेशर मेजर करेंगे इस डिवाइस की मदद से, इस मैन्यूवर की मदद से। तो यहाँ एलियस का फंक्शन क्या है, जहाँ रिलैक्स होना चाहिए वहाँ रिलैक्स हो रहा है नहीं हो रहा, जहाँ क्लोज़र कंप्लीट क्लोज़र होना चाहिए एलियस वहाँ कंप्लीट क्लोज़र हो रहा है नहीं हो रहा है। यानी अगर हम डिसफंक्शनिंग ऑफ एलियस की बात करें तो वो आप मैनोमेट्री से ही मेजर कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर इसकी फंक्शनिंग की अगर डिरेंज है, डिस्टॉर्टेड है या इसके फंक्शन क्या है एबनॉर्मल है, तो तभी इसोफिजियल कंटेंट क्या होगा, जो स्टमक कंटेंट है इसोफेगस के अंदर एंटर हो सकता है। तो हम इसोफिजियल मैनोमेट्री कर सकते हैं। इसके अलावा लेंथ और प्रेशर जो एलोएस का होगा वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ट्रांजिएंट रिलैक्सेशन पीरियड जो होगा वो ख़ास तौर से अगर इंक्रीज्ड है तो ये डायग्नोसिस को भी कंफर्म करता है। यानी जिस ट्रांजिएंट पीरियड के अंदर ख़ास तौर से रिलैक्सेशन जो पीरियड होता है जिसके अंदर फूड कंटेंट एंटर होता है या कोई भी कंटेंट एंटर हो रहा है वो पीरियड बढ़ा हुआ है, यानी फॉर द मोमेंट्री पीरियड के लिए या बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जब भी फूड पाइप से कोई स्ट्रक्चर एंटर होता है या कोई फूड कंटेंट एंटर होता है तो फूड पाइप से जो भी हम इंजेक्शन लेते हैं उस टाइम पे जो लोअर इसोफिजियल जंक्शन पे स्फिंक्टर प्रेजेंट है वो तभी उसी टाइम रिलैक्स होता है, उसके बाद दोबारा क्लोज हो जाता है। एबनॉर्मली अगर वो बहुत देर तक ओपन रहा है यानी रिलैक्सेशन अगर रहा तो ये रिलैक्सेशन रिजल्ट कर सकता है जीआरडी के अंदर। तो जीआरडी में जो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग है ख़ास तौर से अगर एलियस एबनॉर्मली रिलैक्स हो रहा है, एबनॉर्मली रिलैक्स कैसे हम देख सकते हैं, अगर जो ट्रांजिएंट पीरियड के लिए जो रिलैक्स होना चाहिए अगर लॉन्गर पीरियड तक रिलैक्स हो रहा है तो ये प्रीडिस्पोज कर सकता है किसके लिए, फॉर द रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इन द इसोफेगस। तो इसके बिहाफ पे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके अलावा 24 आवर इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग की जाती है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है कि हम इसोफेजियल कंटेंट का है उसको हम कंटेंट लेंगे, 24 आवर की हम मॉनिटरिंग करते हैं। इससे अगर एसिडिक कंटेंट ज़्यादा है तो ये डायग्नोसिस किसके तरफ है, जीआरडी के तरफ। यानी स्टमक के अंदर कंटेंट क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो एसिडिक कंटेंट वहाँ प्रेजेंट होगा। अगर वही पीएच वैल्यू इसोफेगस के अंदर है इसका मतलब है गैस्ट्रिक कंटेंट रिफ्लेक्स होकर कहाँ जा रहा है, इसोफेगस के अंदर। तो पीएच 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करते हैं, इससे हमें डायग्नोसिस में हेल्प मिल सकती है। और गोल्ड स्टैंडर्ड है कि अगर आप किसी कंडीशन में कंफ्यूज हैं कि ये कंडीशन जीआरडी की है कुछ अदर कंडीशन है तो आप इजीली पीएच मॉनिटरिंग कर सकते हैं 24 आवर तक। इसके अलावा पीपीआई हम इसमें स्टॉप करते हैं 3 वीक तक। पीएच मॉनिटरिंग से पहले रिक्वायरमेंट है जब हम प्रिपरेशंस करते हैं खासतौर से पीएच मॉनिटरिंग जहां हम करेंगे वहाँ पीपीआई हम 3 वीक पहले उसको स्टॉप कर देंगे ताकि आपको जो पीएच एक्चुअल वैल्यू जो आनी चाहिए उसी के बाद आ सकती है, अदरवाइज़ ये वैल्यू क्या होगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ की कंडीशन है, ये इंडोस्कोपिक व्यू है। इसके अलावा हम बेरेंस्टेन टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम करते क्या हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इंस्टिल करते हैं किसके अंदर, स्टमक के अंदर इंस्टिल करेंगे। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इंस्टिल करते हैं 1:10 कंसनट्रेशन में, 1:10 कंसनट्रेशन यार ये कंसनट्रेशन होगा, इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर इंस्टिल करेंगे। उसके बाद
अगर पेशेंट में जीआरडी है तो उसमें सिम्टम डेवलप हो जाएगा। सपोज करिए नॉर्मल कंडीशन में हर बार पेशेंट के अंदर रिफ्लक्स की कंडीशन नहीं होती, कंप्लेन है कि पहले इसको इस तरह की परेशानी थी पर उस टाइम पे नहीं है, तो इसको डायग्नोज करने के लिए आप ये टेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम 1:10 HCl हम इंस्टिल करते हैं स्टमक के अंदर। अगर पेशेंट जीआरडी से सफ़र करेगा तो उसमें जीआरडी के सिम्टम्स ये हाइड्रोक्लोरिक इंस्टिल करने के वजह से डेवलप हो जाएगा। तो ये शो करता है कि उसके अंदर रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस की कंडीशन है या जीआरडी की कंडीशन है। ठीक है, पीएच लोअर एंड ऑफ इसोफेगस ये डिक्रीज होगा। ठीक है, लोअर एंड ऑफ इसोफेगस के अंदर पीएच डिक्रीज होगा। लेटर पेन जो होगा स्लाइन इन्फ्यूज़न के बाद, सपोज करिए आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंस्टिल किया, उसके बाद पेशेंट को पेन हुआ, पेन के बाद अगर आप सलाइन इन्फ्यूज़न दे रहे हैं, सलाइन इन्फ्यूज़न का मतलब है उस एरिया के अंदर स्टमक के अंदर ही सलाइन आप लवाज के फॉर्म में आप देंगे, तो अगर पेशेंट का पेन सबसाइड हो रहा है ये इंडिकेट करता है कि उसको जीआरडी के सिम्टम्स थे। ठीक है, तो जब आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंस्टिल किया तो जीआरडी के सिम्टम डेवलप हो गए। आपने इन्फ्यूज़न दिया किसका, नॉर्मल सलाइन का, तो जो वॉश आउट हो गया, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इफेक्ट था वो वॉश आउट होने की वजह से पेशेंट को रिलीफ मिल गया। अब पेन क्यों डेवलप हुआ था, वहाँ इरिटेशंस की वजह से पहले से इन्फ्लेम्ड एरिया था, तो वो जीआरडी को इंडिकेट करता है। ऑल्दो उस टाइम पे सिम्टम्स नहीं थे, पर हमने जो एग्रेवेटिंग फैक्टर्स है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्म में इंस्टिल किया, उस इंस्टिलेशन के वजह से पहले से अगर वॉल के अंदर इन्फ्लामेशन है तो वो एग्रेवेट हो जाएगा। तो अगर एग्रेवेटेड सिम्टम्स होंगे तो ये आपको हिंट करता है टुवर्ड द डायग्नोसिस ऑफ जीआरडी। ठीक है, इसके अलावा डुअल प्रोब पीएच मॉनिटरिंग भी हम कर सकते हैं। डुअल प्रोब पीएच मॉनिटरिंग की मदद से भी हम इस कंडीशंस को डायग्नोस कर सकते हैं। इसका डी मैस्टर स्कोरिंग सिस्टम है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा 999 टेक्नीटियम सल्फर कोलाइड मिक्स्ड सलाइन स्कैन भी किया जाता है, और यहाँ पे जो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ होगी वो इन स्कैन की मदद से आप जो एक्टिविटी है एलईएस का वो आप इस इन्वेस्टिगेशन की मदद से इजीली देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंशियल डायग्नोसिस की हम बात करें तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम करेंगे, फर्स्ट कंडीशन है एक्लेशिया कार्डिया से, इसके अलावा कार्सिनोमा इसोफेगस से हम करेंगे, पेप्टिक अल्सर से करेंगे, गॉलस्टोन डिजीज़ है उससे करेंगे, पैनक्रेटिक डिजीज़ है उससे करेंगे, गैस्ट्राइटिस की कंडीशन है उससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कार्डिक एंजाइना है उससे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इन सारी कंडीशन में सिमिलर प्रेजेंटेशन होता है, इस वजह से इन कंडीशंस को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि आपकी एक्चुअल डायग्नोसिस जीआरडी के बन जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड जीआरडी। तो ट्रीटमेंट की हम बात करें तो पहले जनरल ट्रीटमेंट है, इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, ABCD करके हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है जिसमें जनरल मेजरमेंट हमारा होगा। तो जनरल मेजरमेंट में हम बेसिकली करते क्या है कि इसमें हम ओबेसिटी, अगर ओबेसिटी एक रिवेटिंग फैक्टर है जीआरडी का, जैसे हमने डिस्कस किया था कि मॉर्बिडली ओबेस कोई है तो उसमें एक कंडीशन देखी जा सकती है, तो हम ओबेसिटी को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है ये भी एक रिवेटिंग फैक्टर है, ये सिक्रीशंस को बढ़ा देता है। ठीक है, तो हम स्मोकिंग को भी, या अल्कोहल कंजप्शन है ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशंस को बढ़ाता है, तो ऐसी कंडीशन में जीआरडी की कंडीशंस मिल सकती है। तो जो भी एग्रेवेटिंग फैक्टर्स है उसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, जिसमें टी इंटेक है या कॉफ़ी इंटेक बहुत ज़्यादा है या चॉकलेट इंटेक ज़्यादा है, ये भी जीआरडी की कंडीशंस को एग्रेवेट कर सकता है, इसको भी हम प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, प्रॉप्ड आउट पोजीशन होगी। अगर पेशेंट लाइंग डाउन पोजीशन में है उसमें सिम्टम डेवलप होता है, तो अगर उसको आप प्रॉप्ड अप पोजीशन में रखेंगे यानी हेड एंड को एलिवेटेड रखेंगे, तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट होगा वो रिगरिटेट करके इसोफेगस के अंदर नहीं जाएगा, इसोफेगस के अंदर नहीं जाएगा तो सिम्टम्स नहीं डेवलप होगा। तो ये एक्चुअल में ट्रीटमेंट नहीं है, बेसिकली एश्योरेंस है। एश्योरेंस के साथ साथ उन एग्रेवेटिंग फैक्टर्स को कम करने की, मिनिमाइज़ करने की कोशिश है, जिसकी वजह से जीआरडी डेवलप हो सकता है या जीआरडी के सिम्टम्स एग्रेवेट हो सकते हैं। ऐसे ही स्मॉल फ्रीक्वेंट मील हम एडवाइस करेंगे, यानी बहुत हैवी मील अगर पेशेंट लेगा तो ये भी एक कॉज है रिफ्लक्स का। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं मल्टीपल टाइम पे मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के अंदर फूड ले, स्मॉल फूड ले उसके अंदर। तो ये जनरल मेजर्स हैं जिसमें हम खास तौर से पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ड्रग्स कौन सी दे सकते हैं जीआरडी की कंडीशन में। तो जीआरडी की कंडीशन में जो फर्स्ट ड्रग है S2 एंटागोनिस्ट हम दे सकते हैं या S2 ब्लॉकर इनको बोला जाता है, जिसको खास तौर से एंटासिड हम बोलते हैं, ये हम दे सकते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिसको PPI बोलते हैं ये हम दे सकते हैं, ये इफेक्टिव है और इनका ट्रीटमेंट जो होगा प्रोलॉन्ग होता है। अक्सर क्या होता है पेशेंट को जब सिम्टम डेवलप होता है तब वो मेडिसिन लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो इसमें रिलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो अगर एक्चुअल ड्यूरेशन की हम बात करें तो ड्यूरेशन है 3 to 6 मंथ।
जैसे ओमेप्राजोल आपको देना है 20 mg हम देंगे BD फॉर द 3 to 6 मंथ। ऐसे ही लेंसोप्राजोल दे सकते हैं 30 mg हम देंगे, ये भी 3 to 6 मंथ देंगे। पेंटाप्राजोल देंगे 40 mg हम देंगे। OD दे सकते हैं, यहाँ भी हम कहाँ देंगे 3 to 6 मंथ, ड्यूरेशन वही है। ऐसे ही एंसोप्राजोल दे सकते हैं, रेबिप्राजोल दे सकते हैं, लेप्राजोल दे सकते हैं। तो ये सारी PPIs हैं। PPI की क्लासिफिकेशन आप अगर नहीं जानते हैं तो उसको पढ़ लीजिए। तो PPI आप देंगे, PPI की ड्यूरेशन जो होगी मिनिमम 3 to 6 मंथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ प्रोकाइनेटिक्स ड्रग्स हैं। तो जो हम ड्रग डिस्कस कर रहे थे खास तौर से, तो इसमें प्रोकाइनेटिक ड्रग्स भी हम दे सकते हैं। मीटोक्लोप्रामाइड हम दे सकते हैं, डोमपेरिडोन हम दे सकते हैं। खास तौर से कई बार GRD की कंडीशन के साथ वोमिटिंग की सेंसेशन होती है, तो ये भी हेल्पफुल हो सकता है। कई बार साइकोजेनिक कॉज की वजह से ये GRD के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। जैसे मीटोक्लोप्रामाइड अल्दो एंटी साइकोटिक ड्रग है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं GRD को ट्रीट करने के लिए। ऐसे ही सिस्पेराइड हम दे सकते हैं, मिसोप्राइड दे सकते हैं, या एटोप्राइड 50 mg हम दे सकते हैं। कार्डिक एरिथमिया कॉज कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हम जो डोज देते हैं मॉनिटर डोज में देते हैं, 50 mg की कंडीशन में हम देते हैं। ठीक है। डीफॉर्मिंग हम सेमिथिकॉन देते हैं। तो जो एंटासिड सिरप्स अगर मार्केट के अंदर अवेलेबल है तो उसमें हम डीफॉर्मिंग सेमिथिकॉन का उसमें प्रोपोर्शंस रहता है। ठीक है। ऐसी एलिजिनिक एसिड हम दे सकते हैं अलॉन्ग विद द एंटासिड्स। तो डीफॉर्मिंग एजेंट हम दे सकते हैं जिसके अंदर सेमिथिकॉन होगा, एलिजिनिक एसिड होगा, एंटासिड्स जो सिरप्स प्रेजेंट है वो दे सकते हैं आप। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स खास तौर से हम देते हैं जहाँ सिक्रीशंस को कम करना है। तो अगर ड्राई अप कर रहे हैं, सिक्रीशन अगर ज़्यादा बन रहा है, अगर सिक्रीशंस को ड्राई अप कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में रिगरेटेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दे सकते हैं। ऐसे ही म्यूकोजल प्रोटेक्टर ड्रग्स हैं वो दे सकते हैं, जिसमें सुक्राल्फेट, खासतौर से अगर अल्सर बन गया है तो अल्सर को हील करने के लिए हम सुक्राल्फेट देते हैं। यानी जो म्यूकोजल सरफेस है उसके अंदर कोई इंजरी हो रही है, इंजरी जैसे अल्सर फॉर्मेशन अगर हो गया है तो सुक्राल्फेट दे सकते हैं, जो बेसिकली सरफेस को प्रोटेक्ट करेगा। ऐसे ही क्लोराइडल बिस्मिथ हैं, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंटरवेंशन की, जिसको इंडोलुमिनल थेरेपीज़ GRD की जो हो सकती है वो हम करते हैं। तो इंडोलुमिनल जब हम कहते हैं इसका मतलब है जो इंटरनली जो ल्यूमेन के अंदर हमारा जो प्रोसीजर्स होगा उसमें इंडोलुमिनल सुचरिंग कर सकते हैं, और ये प्रोसीजर कहलाता है विल्सन कुक। ये प्रोसीजर कहलाता है विल्सन कुक। तो इंडोलुमिनल हम सुचरिंग कर सकते हैं। ऐसे ही प्लेक्सी ग्लास माइक्रोस्फीयर, ये भी ट्रीटमेंट होता है जिसको बोलते हैं EMMA। तो इसमें बेसिकली करते हैं क्या, माइक्रोस्फीयर्स होंगे वो जिलेटिन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, उनको इन्फ्यूज़ किया जाता है इंडोस्कोपिक निडल की मदद से। इंडोस्कोपी जो मशीन होती है, इंडोस्कोपिक जो ट्यूब होगा उसकी निडल की मदद से हम क्या इंजेक्ट करेंगे, माइक्रोस्फीयर सस्पेंडेड इन द जिलेटिन। तो जिलेटिन पोर्शन होगा वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जो माइक्रोस्फीयर्स होंगे वो वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं और ये टिश्यू बल्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। स्टमक और इसोफेगस का जो जंक्शन है उस एरिया के अंदर बल्किंग प्रोड्यूस करेगा। बल्किंग की वजह से जो इंस्टिंक्टर एक्टिविटी थी रिड्यूस हो रही थी वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। तो हम खास तौर से जो माइक्रोस्फीयर सस्पेंडेड जिलेटिन देते हैं, इसका मकसद होता है टिश्यू के अंदर बल्किंग प्रोड्यूस करना। और हम जिलेटिन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जिलेटिन बेसिकली एक व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल होता है। इन माइक्रोस्फीयर्स को अगर आप ऐसे अगर आप इंजेक्ट करते हैं तो किसी भी सरफेस से वो जाके अटैच हो जाएगा, एडहेयर हो जाएगा, तो जिस जगह तक हमें इसको पहुंचाना है वो नहीं पहुंचेगा और जो हमें रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट हासिल नहीं होगा। तो माइक्रोस्फीयर्स जिलेटिन के अंदर इंजेक्ट करते हैं और ये इंडोस्कोपी निडल की मदद से करेंगे। जिलेटिन जो होगा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब बचे कौन से, माइक्रोस्फीयर्स बचे जो इस टिश्यू पर डिपॉजिट होंगे और टिश्यू पर डिपॉजिट होने के बाद वहाँ बल्किंग कॉज करेंगे और ये बल्किंग जो इंस्फिंक्टर की एक्टिविटी होगी उसको इम्प्रूव करेगा। तो GRD की कंडीशन जो होगी वो बेहतर हो सकती है। इसके अलावा गेट कीपर रिफ्लेक्स रिपेयर सिस्टम होता है, ये भी इंडोस्कोपिक डिलीवरी होती है और ये प्री फॉर्म्ड रेडियो ओपेक हाइड्रोजेल खास तौर से सब म्यूकोजा के अंदर ये डिलीवर किया जाता है। तो ये भी बेहतर करता है इंस्फिंक्टर एक्टिविटी को। ऐसे ही सेरेटा कैथेटर, इसका मकसद होता है इरिगेशन भी कॉज करना और साथ साथ में इरिगेशन और संक्शन कॉज करना। तो कई बार अगर सिम्टम्स उस टाइम पे है, बहुत ज़्यादा एग्रेवेटेड सिम्टम्स हैं, तो वहाँ हम सेरेटा कैथेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही एंटेरिक्स इंजेक्शन हो सकता है टेक्निक्स, ठीक है। इसमें इंडोसिन टेक्निक भी है और इंडोस्कोपिक थिकनेस एप्लीकेशन भी है।
सर्जरी की अगर हम बात करें तो इससे पहले जो कुछ भी हमने डिस्कस किया था, या तो जिसमें सीवियरिटी ज़्यादा नहीं है या जिसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर कॉम्प्लिकेशन, अगर जीआरडी की कंडीशन है वहाँ अगर डेवलप हो गया है और आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिया, उससे आराम नहीं मिलेगा, तो हमारा फोकस होगा सर्जिकल इंटरवेंशन पे। तो सर्जिकल इंटरवेंशंस के अलग अलग कंडीशंस हैं। तो अगर इंडिकेशंस की हम बात करें तो सर्जिकल इंटरवेंशन देंगे अगर ड्रग ट्रीटमेंट जो आपने दिया है वो फेल कर जाए। स्लाइडिंग हर्निया की कंडीशन है तब हम सर्जिकल इंटरवेंशन देंगे। बैरेट अल्सर है या बैरेट इसोफेगस की कंडीशन है तो वहाँ हम सर्जिकल इंटरवेंशन देंगे। सीवियर पेन हो रहा है, पेशेंट जो भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे उसको पेशेंट का जो पेन है रिलीव नहीं हो रहा है, तो हम ये इंडिकेशन है किसके लिए, सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए। या प्रेजेंस ऑफ कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे ब्लीडिंग हो रही है या स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, शॉर्टनिंग हो गई इसोफेगस की या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, तो ऐसी कंडीशन में हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं कंटिन्यू कर सकते, तो हमारा जो ट्रीटमेंट होगा सर्जिकल इंटरवेंशन का होगा। इसमें एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी है। एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी का हमारा मकसद होता है कि रिफ्लेक्स को कंट्रोल करना। हमारा मोटिव क्या होगा, रिफ्लेक्स को ट्रीट करना। तो यहाँ यही एक इफेक्टिव लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल थेरेपी है। जितनी भी थेरेपीज़ हमने इससे पहले डिस्कस करी है या आगे हम डिस्कस करेंगे, तो एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी जो होगी वो बेनिफिशियल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाह रहे हैं किसी ऑपरेटिव इंटरवेंशन से, तो एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी हम कर सकते हैं। और यही प्रेजेंट सिनेरियो में ये ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस भी है। कई बार जो ये एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी होती है उसको हम लेप्रोस्कोपी की मदद से हम करेंगे, जिसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन। तो जो एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी है उसमें लेप्रोस्कोपी फंडोप्लिकेशन हम कर सकते हैं। फंडोप्लिकेशन का मतलब है जो स्टमक का पोर्शन जो स्लाइड कर रहा है, जो इसोफेजियल ओपनिंग से होते हुए थ्रोसिक कंटेंट बन रहा है, या जिस वजह से वाइडनिंग हो गई है फंडस पार्ट ऑफ द स्टमक का, तो उसको हम प्लिकेट कर देंगे या नैरो डाउन कर देते हैं। सूचनिंग की मदद से हम इसको नैरो डाउन कर देते हैं। तो ये प्रोसीजर ओपन प्रोसीजर के तौर पे भी किया जा सकता है, ये प्रोसीजर लेप्रोस्कोपी की तरफ तौर पे भी किया जा सकता है। ओपन सर्जरी अगर आप करते हैं तो वहाँ लार्ज स्कार बनेगा, अगर आप लेप्रोस्कोपी की मदद से करते हैं तो वहाँ स्मॉल स्कार बनेगा। तो मेजोरिटी दी कंडीशन में जहाँ जीआईडी के लिए हम एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी कर रहे हैं वहाँ हम लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, ये मोस्ट पॉपुलर है। इसके अलावा हम कोलिस निसन वर्टिकल गैस्ट्रोप्लास्टी या फंडोप्लिकेशन भी करते हैं, ये भी ट्रीटमेंट है हमारा। यहाँ हम रिसेक्शन करते हैं किसका, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन हम रिसेक्ट कर देते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन रिसेक्ट करेंगे और ख़ास तौर से कहाँ करते हैं, जब मेटाप्लेसिया की कंडीशन है, यानी वहाँ पे कार्सिनोमेटस चेंजेस अगर आ रहे हैं या मेटाप्लेसिया की कंडीशन है, तो हम उस पार्ट के अंदर जहाँ डिजीज़ पार्ट है, इफेक्टेड पार्ट है, उसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशन कहलाता है कोलिस निसन वर्टिकल गैस्ट्रोप्लास्टी फंडोप्लिकेशन। इसके अलावा बेल्सी मार्क 4 ऑपरेशन भी है, टेक्निकली डिफिकल्ट प्रोसीजर है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी की हम बात करें कि हम क्या प्रिंसिपल फॉलो करते हैं ऐसी सर्जरीज के अंदर, तो ऑपरेशन का मकसद होता है रिस्टोर द एलियस प्रेशर। हमारा इस प्रोसीजर का मकसद क्या होता है, इस एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी का मकसद होता है जो एलियस की जो फंक्शनिंग है उसको रिस्टोर करना। ठीक है, इसके अलावा एडिक्वेट लेंथनिंग जो होगी इंट्रा एब्डोमिनल इसोफेगस की, उसको भी अचीव करना हमारा मकसद होता है। तो ये प्रिंसिपल है खासतौर से जब हम जो सर्जरी कर रहे हैं, एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी कर रहे हैं। फर्स्ट तो ये है कि एलियस के फंक्शन को रिस्टोर करेंगे उस ऑपरेशंस की मदद से। दूसरा है जो इंट्रा एब्डोमिनल लेंथ है इसोफेगस का, उसको हम रिस्टोर करेंगे या उसको मेंटेन करेंगे। इसके अलावा अपोजिशन ऑफ द डायफ्रामेटिक जो क्रूरा होगा उसको हम एक दूसरे से अपोज करेंगे। अपोज करने की वजह से खासतौर से वहाँ स्ट्रेंथ आ जाएगी, जहाँ इसोफेजियल ओपनिंग जो डायफ्राम के अंदर है वो वाइडेंड हो गई है, वो नैरो डाउन हो जाएगी। ठीक है, इसका मकसद होता है रिडक्शन ऑफ हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया की कंडीशन में हम जैसे बताया था कि फंडस पार्ट ऑफ द स्टमक होगा और स्लाइड करेगा। स्लाइड क्यों करता है, जो इसोफेजियल ओपनिंग है डायफ्राम के अंदर वो वाइडन हो गई है। तो वाइडन होने की कंडीशन में इसोफेजियल क्रूरा डायफ्रामेटिक क्रूरा को आपने अपोज कर दिया। अपोज करने की कंडीशन में जो इसोफेजियल ओपनिंग होगी नैरो डाउन हो जाएगी। नैरो डाउन होने की कंडीशन में जो फंडस पार्ट ऑफ द स्टमक है वो स्लाइड करके थ्रोसिक कंटेंट के तौर पे नहीं जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट होगा बेसिकली हाइटस हर्निया को ट्रीट करने का। इसके अलावा तो ये प्रिंसिपल हमारा एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी का। दूसरा है रिपेयर ऑफ इसोफेजियल जंक्शन या इसोफेजियल गैस्ट्रिक जंक्शन जो होगा उसको रिपेयर करना हमारा मकसद होगा। और टेंशन फंडोप्लिकेशंस, ये भी यानी एक प्रेशर के साथ हम फंडोप्लिकेशन करें ताकि जो एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी का जो मोटिव है वो हमारा अचीव हो जाए।
अब इसको इमेज की मदद से हम डिस्कस करेंगे, अल्दो हमने इसको डिस्क्राइब नहीं किया है बहुत डिटेल में, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, आपको सिर्फ नाम पता चल जाए काफ़ी है। तो ए इमेज जो हम देख रहे हैं बेसिकली नेसेंस फंडोप्लिकेशंस हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, एंटीरियर साइड पे हम सुचरिंग कर देते हैं। जो फंडस प्लिकेशन है, फंडस का जो दो पार्ट है, यहाँ से लेकर और यहाँ को लाकर पास में हमने क्या किया, सूचर कर दिया। तो जो स्लाइडिंग वाला जो वाइडेंड पार्ट है वो क्या हो जाएगा, नैरो डाउन हो जाएगा। नैरो डाउन होने की कंडीशन में ये स्लाइड नहीं करेगा। जो सेकंड इमेज है, यहाँ पे हम टॉपेट्स पार्शियल फंडोप्लिकेशन कर रहे हैं। टॉपेट फंडोप्लिकेशंस का मतलब ये है कि हम कुछ कुछ पोर्शन पे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने फंडोप्लिकेशन कर दिया, हम इस एरिया को हमने सूचर कर दिया और ये एरिया हम कट कर देंगे। ये एरिया जो होगा हम कट कर देंगे, तो इसको बोलते हैं फंडोप्लिकेशन। या हम सूचरिंग की मदद से जो यहाँ कर रहे हैं ये भी फंडोप्लिकेशन है। यहाँ हम कट नहीं कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, सिर्फ वाइड एरिया पे हम यहाँ सूचर लिया और यहाँ सूचर लिया। बाद में जब हम उसको टाई करेंगे तो जो वॉल होगी क्लोज आ जाएगी, तो जो वाइडन पोर्शन होगा नैरो डाउन हो जाएगा। यहाँ हम करते क्या है, पार्शियल करेंगे। यहाँ पार्शियल हम करते हैं। पार्शियल करने का मतलब है जिस एरिया के अंदर वाइडनिंग है मल्टीपल साइड्स पे कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वाइडन पार्ट है उसको आप नैरो डाउन कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं फंडोप्लिकेशन, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको। पूरे इंटीरियर फंडोप्लिकेशंस के अंदर राइट मार्जिन जो होगा फंडस ऑफ द स्टमक का, उसको हम किसके साथ सूचर कर देंगे, लेफ्ट मार्जिन ऑफ इसोफेगस के साथ। तो राइट मार्जिन को लेफ्ट पार्ट ऑफ इसोफेगस के साथ सूचर करेंगे। ऐसे ही फ्रंट एस्पेक्ट होगा उसको हम सूचर कर देते हैं किसके साथ, राइट मार्जिन ऑफ इसोफेगस के साथ। तो पहले एक लेयर में हमने किसके साथ किया, हम सूचर करेंगे राइट मार्जिन ऑफ फंडस ऑफ स्टमक के साथ, लेफ्ट मार्जिन ऑफ इसोफेगस के साथ। दूसरे लेयर के अंदर हम क्या करते हैं, सूचर करते हैं फ्रंट एस्पेक्ट ऑफ इसोफेगस को, सॉरी फ्रंट एस्पेक्ट ऑफ स्टमक को हम सूचर कर देते हैं राइट मार्जिन ऑफ इसोफेगस के साथ। तो इससे क्या होगा, फंडोप्लिकेशन होता है, इसमें डबल स्ट्रेंथ आ जाता है। डबल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, जो इंस्फिंक्टर मैकेनिज्म है वो भी बेहतर हो जाता है। क्यों, हम डबलिंग कर रहे हैं, स्टमक वॉल की डबलिंग कर रहे हैं। एक बार हमने किससे किया, जो राइट मार्जिन था फंडस ऑफ स्टमक का हमने लेफ्ट के साथ कर दिया, फिर जो फ्रंट पार्ट था उसको आपने दोबारा क्या कर दिया, उसके साथ राइट मार्जिन के साथ कर दिया, तो वहाँ स्ट्रेंथ आ गया। एक तो जो खास तौर से जो पार्ट स्लाइड कर रहा था वो भी करेक्ट हो जाएगा, साथ साथ में जहाँ पे स्फिंक्टर मैकेनिज्म है लोअर इसोफेजियल जंक्शन के अंदर, वहाँ स्फिंक्टर को सपोर्ट मिल जाएगा डबल ब्रेस्टिंग की वजह से। इसको डबल ब्रेस्टिंग कहा जाता है, डबल लेयरिंग हम कर देते हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है जीआरडी की कंडीशन में। अल्दो मेजॉरिटी ऑफ दी कंडीशन में जीआरडी अगर अर्ली नॉन कॉम्प्लिकेटेड जीआरडी है तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट से ही इंप्रूवमेंट मिल जाता है। क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे।